देखो वर्ब शुरू करते हैं। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो ऑब्वियसली वो वर्ब है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और ग्रामर ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ नहीं तो 8 पार्ट में सारे शब्दों को डिवाइड किया जाता है और उन शब्दों पे नियम बनते हैं। तो उसे हम लोग बोल रहे हैं ग्रामर। वो 8 हिस्से कौन कौन से हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो 8 हिस्से जिसमें सारे शब्द जो इंग्लिश को हैं उसको बांटा जाता है, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बंटता है। उसमें कौन कौन से हैं? वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और बाकी सारे जो मैंने लास्ट क्लास में या फिर इंट्रोडक्शन क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया है। ठीक है, जिनको नहीं बताया उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो मैं उनको फिर से एक बार रिकैप देता हूँ, उसके बाद हम लोग वर्ब में चलेंगे। ठीक है, वर्ब जो सबसे मोस्ट बोल सकते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हमारा 8 पार्ट में ही है डिवाइडेड जितने भी स्पीच। और अमेरिकन इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं उसको एडजेक्टिव में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक फनी वे में आप लोग को बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे डेफिनेशन के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डीपली घुसते जाते हैं अंदर में तो डेफिनेशन लोगों का इधर से उधर होने लगता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ फनी वे में एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ये मूवी आपने देखा ही होगा, कौन से मूवी से है? हाँ, हेरा फेरी से है। तो इसी मूवी का यूज करके हम लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक फनी वे में बेस्ट तरीके से समझेंगे। तो हम लोग को पता है कि हर एक फिल्म में एक हीरो एक हीरोइन होता है। ठीक है, वही पूरे सेंटर होता है मूवी का। तो ग्रामर का भी जो सेंटर है हीरो और हीरोइन है। हीरो कौन हो गया? ये बंदा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, यही सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि इन्हीं के आसपास सब चीजें घूम रही होती है, इसीलिए ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन नहीं है तो उसके जगह आ जाता है प्रोनाउन। ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो हीरोइन कौन है, तो वो है वर्ब। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और उसमें जनरली 99% ऑफ द टाइम सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें एक वर्ब होना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी सेंटेंस अगर तुम कोई भी सेंटेंस अगर बोलना चाहो तो उसमें ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, जैसे श्याम इज सिंगिंग। ठीक है, या फिर डॉग, डॉग्स बार्क। तो डॉग हो गया नाउन, बार्क्स हो गया हमारा वर्ब। तो ये दोनों के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा है। उसी तरह ग्रामर में इन दोनों के बिना पूरा ग्रामर अधूरा है, और यही दो सेंटर पिलर्स है जिसके आसपास बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच घूमते हैं। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन हमको पता है, ये जैसे हीरो है मूवी का, इसका काम क्या होता है? ये किसी भी चीज का नाम है, नेम ऑफ एनीथिंग, ये तो हम सबको पता है। इसको छोटा कर दूं। तो नेम ऑफ एनीथिंग, इसको हम लोग बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, सबको पता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई एक्शन का भी तो एक नाम रखा जा सकता है, और उस एक्शन के बारे में हम लोग बोल रहे होते हैं, तब उसको भी हम लोग नाउन में इंक्लूड करेंगे। जैसे स्विमिंग, सुनने में लग सकता है ये वर्ब है, लेकिन इसको हम लोग नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्विमिंग एक एक्शन का भी तो नाम है। तो इसलिए नेम ऑफ एनीथिंग में किसी भी चीज का नाम आ सकता है नाउन में। और भी हम लोग डिटेल में घुसेंगे, कुछ एडवर्ब जैसे वाले शब्द भी नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव जैसे वाले भी नाउन हो सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, किसी भी चीज का नाम उसको हम लोग बोलेंगे नाउन। ठीक है, नाम से ही नाउन शब्द आया है। ठीक है, अब प्रोनाउन मतलब उसके जगह पे आने वाला। ठीक है ना, हम लोग को सबको पता है ही शी इट में दे, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया नाउन और प्रोनाउन, ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा। उसके बाद जो आता है वो है वर्ब।
वर्ब हम लोग को 50% डेफिनेशन मैक्सिमम लोगों को पता है इसका, कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, लेकिन इसका मतलब होता है दो चीज, एक्शन और सिचुएशन, दो चीज। हीरोइन हमेशा या तो किसी एक्शन में होगी या फिर किसी सिचुएशन में होगी, ये याद रखना है। वर्ब मतलब क्या हो गया हमारा, एक्शन और सिचुएशन। तो फिल्म के दो मेन कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए, नाउन प्रोनाउन और वर्ब, है ना, हीरो हीरोइन। उसके बाद हम लोग और भी जो कैरेक्टर्स होते हैं मूवी में, जो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखते हैं। तो एडजेक्टिव, ये देखो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है, दिख रहा है यहाँ पे जूम करने से, ये रहा हीरो और ये रहा हीरो का दोस्त। तो एडजेक्टिव काम क्या करता है, सही बात है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, हीरो के बारे में बताता है, याद रहना चाहिए, डिस्क्राइब्स नाउन बा प्रोनाउन। ठीक है, सिंपल है। चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने समझ लिया और चार पार्ट बच गए हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब एक ऐसा है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बाकी सबके बारे में बताता है, जो इसको हम लोग बोल सकते हैं एडवर्ब क्या है, हीरोइन का दोस्त है। ठीक है, जैसे हीरो का दोस्त था एडजेक्टिव, जो हीरो के बारे में बताता है, उसी तरह हीरोइन का भी एक दोस्त है जिसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, वर्ब का दोस्त एडवर्ब, हीरोइन का दोस्त जो हीरोइन के बारे में बताता है। ये तो सब बता देते हैं कि एडवर्ब का काम है वर्ब के बारे में बताना, लेकिन ये इसका 1/3 डेफिनेशन ही है। पूरा डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब क्या करता है, कौन बता सकता है, बताओ कोई। एडजेक्टिव के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, और एक काम करता है, इसको पहचानते हो ना, राखी सावंत, ये सबके बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती है ना, तो यही एडवर्ब है। तो देखो राखी सावंत खुद के बारे में तो बताएगी ही, है ना, ये क्या करती है, ये राखी सावंत क्या करती है, ये हीरो के दोस्त के बारे में भी बताती है, क्योंकि हीरो के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि हीरो के बारे में कौन बताता है, हीरो का दोस्त, जो हमने पहले फिक्स कर दिया है। लेकिन हीरो के दोस्त के बारे में कौन बताएगा, तो वही हीरोइन का दोस्त। हीरोइन के बारे में कौन बताएगा, हीरोइन की दोस्त। अब खुद के बारे में भी कौन बताएगा, वो खुद ही बताएगी। तो एडवर्ब का तीन काम है, हीरो के दोस्त के बारे में भी बताना, हीरोइन के बारे में भी बताना और खुद के बारे में भी बताना, है ना। तो ये परफेक्टली फिट होगा राखी सावंत को, क्योंकि सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगी। तो तीन काम करती है, डिस्क्राइब्स, एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है, वर्ब को और एडवर्ब को भी। ठीक है, बात समझ में आना सबको। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, पांच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नीचे और चलेंगे, तो आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है कौन, CON कौन, CON कौन, और जंक्शन। जंक्शन तुमने बहुत बार सुना होगा, रेलवे जंक्शन सुना होगा ना, तो जहां पे चीजें जाके ज्वाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, करेक्ट।
तो कौन मतलब होता है साथ में, जंक्शन मतलब होता है जुड़ना। तो जो साथ में जोड़ता है दो शब्दों को, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कंजंक्शन। लेकिन इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है कि ये सिर्फ नाउन को नाउन के साथ ही जोड़ सकता है। ठीक है, वर्ब को वर्ब के साथ ही जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ ही जोड़ेगा। ये नहीं कि एडजेक्टिव को वर्ब के साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। कंजंक्शन मतलब होता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही जोड़ेगा, सेम फ्रेज को एक दूसरे फ्रेज के साथ ही जोड़ेगा, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ही जोड़ेगा। ठीक है, तो नाउन, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, इन सबको जोड़ता है दूसरे क्लॉज, फ्रेज या सेंटेंस के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन। और किसी को अगर जोड़ रहा है तो वो कंजंक्शन जनरली नहीं होता, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है या फिर दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, जो डिटेल में हम लोग घुसेंगे तो समझेंगे। फिलहाल के लिए यही बस सिंपल डेफिनेशन याद रखना है कि एक सेट चीज को उसी तरह का सेट चीज के साथ ही जोड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कंजंक्शन, यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है। और लास्ट आता है, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या हो गया? इंटर मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है? इंटर, इंटरमिशन, हाँ बीच में, अचानक, बीच में। इंटर मतलब बीच में, इंटरमिशन हमने सुना है ना मूवी हॉल में, बीचों बीच एक पॉज होता है ताकि लोग वॉशरूम या फिर थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, तो उसको इंटरमिशन बोलते हैं क्योंकि बीच में रुक जाता है ना। इंटर दिया है मैंने, मतलब हमको पता है कि 10 दिया है, क्योंकि उसके बाद फिर 12 देना है। तो ये हो गया इंटर मतलब बीच में, और जेक्ट मतलब होता है फेंकना, थ्रो करना। तो बीच में तुम कोई अगर आवाज फेंकते हो, जैसे तुमको चोट लग गई, ओ मागो ऐसे करके तुमने चिल्ला दिया, या फिर ये हुर्रे, सडन साउंड जो होते हैं हम लोग जो बनाते हैं अपने मुंह से, बिकॉज ऑफ सडन फीलिंग्स, है ना, या फिर सडन सरप्राइज, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एक तो यहाँ पे दिख रहा है, ये हुर्रे, है ना, वाव, वाव मोमो सुना ही होगा, है ना। मोए मोए बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बच गया अपना बाबू राव, विच इज, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बच गया है? प्रेपोजिशन, सही बताया, प्रेपोजिशन। तो इसका नाम है प्रेपोजिशन। एक मिनट, इसको छोटा कर लो। अब देखो, मैक्सिमम लोगों के नाम में ही उनका काम छुपा हुआ होता है, काम के ऊपर ही नाम रखा जाता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सही बात है, इसीलिए देखो इसका पोजीशन मैंने कहाँ रखा है, नाउन और प्रोनाउन के पहले रखा है, हीरो से जस्ट पहले। ठीक है, ये क्या होगा? ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन से जस्ट पहले जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन। लेकिन प्रेपोजिशन का काम क्या है? कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जाके लग जाना, और उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन पूरे सेंटेंस के साथ बताना। एग्जाम्पल क्या होगा? आई सॉ द कैट सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो प्रेपोजिशन कहां पे इस पूरे सेंटेंस में? आई सॉ द कैट, या फिर ऑन द टेबल डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये ऑन है ना प्रेपोजिशन, सबको पता है। आई क्या हो गया?
कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन है। या फिर यहाँ पे रोल प्ले क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का, क्योंकि तुमने ही देखा है। सॉ क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, द क्या हो गया? आर्टिकल है। कैट क्या हो गया? नाउन। लेकिन यहाँ पे रोल क्या प्ले कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑन द टेबल, टेबल यहाँ पे फिर से नाउन है, द आर्टिकल है, तो ऑन हो गया हमारा प्रेपोजिशन। तो ऑन बता क्या रहा है? किस तरह का? देखो, रिलेशन बता रहा है, टेबल का कुछ ना कुछ एक रिलेशन है बाकी सेंटेंस के साथ। किस तरह का रिलेशन? कि टेबल के ऊपर बैठी है बिल्ली। बस ऑन से हमने ये बता दिया कि टेबल के नीचे नहीं, टेबल के साइड में नहीं, टेबल के ऊपर बैठी है। तो ये नाउन का रिलेशन, इस नाउन का रिलेशन इस ऑन ने बताया बाकी के साथ, है ना? तो इसीलिए प्रेपोजिशन को हम लोग बोलते हैं, वो रिलेशन बताता है नाउन के आगे आके बाकी सेंटेंस के। ठीक है, समझ में आया? ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जो एकदम बस स्टोरी वे में मैंने आपको समझा दिया। तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए। किसी को डाउट है यहाँ पे? क्योंकि अब हम लोग वर्ब में चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना? वर्ब से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्ब में आगे बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वर्ब काम क्या करता है, पहले ये जान लेते हैं। वर्ब का 5 काम है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये हमको पता है। सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन में प्रोनाउन। लेकिन वर्ब क्या बता सकता है? 5 चीजें बता सकता है। टेंस, पर्सन, मूड, मैनर, नंबर। टेंस, पर्सन, मूड, मैनर, नंबर। इसको हम लोग लिख देते हैं। 5 काम ये क्या कर सकता है? टेंस बता सकता है, पर्सन बता सकता है, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम लोग पता है ना, हम लोग 3 तरह से बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में भी, और एक्टिव पैसिव में भी। टेंस, पर्सन, मूड, मैनर और नंबर, ये 5 काम करता है, 5 चीजें बता देता है वर्ब। इसलिए इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको याद रखना है कि टेंस पर्सन के मूड और मैनर को देख के ही हीरोइन अपना नंबर देती है। ठीक है, एक स्टोरी फनी वे में बना लेना है कि टेंस पर्सन के मूड और मैनर को देख के ही हीरोइन अपना नंबर देती है। मैं फोन ले, आगे बढ़े, शुरू करते हैं अपना वर्ब चैप्टर। खुशबू आज मॉक दिया? खुशबू, सर देंगे शाम में। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। वर्ब में हम लोग को पता है कि वर्ब का काम क्या होता है। 2 काम होते हैं वर्ब के, हमने थोड़ी देर पहले ही डील किया था। 2 कौन से काम है? हीरोइन 2 तरह के काम करती है ना, एक्शन या फिर सिचुएशन।
एक्शन तो सबको क्लियर रहता है दिमाग में कि एक्शन कैसा दिखता है, लेकिन सिचुएशन नहीं समझ में आता कि ये वर्ब सिचुएशन कैसा बताता है ना। तो राकेश का एग्जांपल ले लेते हैं। राकेश किक्ड द बॉल। इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि राकेश ने ये वाला वर्ब या फिर एक्शन किया है। ठीक है, ये वाला एक्शन किया है और किक करके बॉल पे एक्शन ट्रांसफर किया है ना। किक करोगे तो ट्रांसफर हो गया एक्शन। उसके बाद सिचुएशन क्या हो गया कि मान लो मैं लिखूं राकेश इज स्मार्ट। तो इसमें वर्ब क्या है, इज वर्ब है ना। क्योंकि इज बता क्या रहा है, कोई तो एक्शन बता नहीं रहा, सिचुएशन बता रहा है ना। वो सिचुएशन बता रहा है कि उसकी परिस्थिति क्या है राकेश की। तो देयरफॉर वर्ब कैन बी बोथ एक्शन और सिचुएशन। एक मिनट। ठीक है, तो अब देखो दो तरह का एक्शन तो ये दिखा सकता है, एक्शन या फिर सिचुएशन, वर्ब। लेकिन इसी चीज को हम लोग फॉर्म में डिवाइड करते हैं। ये तो दो तरह के काम मैंने बताया कि वर्ब दो तरह के काम कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें कि ये सेंटेंस में क्या करता है, तब हम लोग दो तरह से वर्ब को फिर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया मेन वर्ब। सेंटेंस में काम क्या करता है कोई भी वर्ब, तो काम के बेसिस पे इसको हम लोग फिर से दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। या तो वो हेल्प कर रहा होगा किसी वर्ब को, तो उस वर्ब का नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। या फिर वो ही मेन काम कर रहा होगा सेंटेंस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। ठीक है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करके हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि सेंटेंस में वो काम क्या कर रहा है। देखो और डिटेल में घुसते हैं। मेन वर्ब तो सबको पता है। एग्जाम्पल क्या है मेन वर्ब के, एग्जाम्पल्स डालो। किक हो गया, किल हो गया, रनिंग हो गया, रन, और ड्रिंक हो गया। ठीक है, स्लीप हो गया। अब देखो एक चीज नोटिस किया होगा कि जितने भी वर्ब्स तुम बोल रहे हो कि उनका 5 फॉर्म होता है। ठीक है, टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, जो जो तुम अभी बताए। ठीक है, किक का क्या होगा, जैसे रन का रन, रैन, रन, रनिंग, एंड एक मान लो रन्स। ठीक है, ये हो गया V5 फॉर्म, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, रट्टा मार देते ये सब चीजों को, रन रैन रन, रनिंग रन्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म को हम लोग सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। या अगर कोई बंदा सिंगल है तो अब कौन है। हम्म। Sorry। तो पांचों फॉर्म समझ में आ रहे हैं। इस फॉर्म में जनरली मेन वर्ब रहते हैं और मेन काम पूरे सेंटेंस में करते हैं। अब उनको हेल्प करने के लिए कुछ हम लोग वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे श्याम इज रनिंग।
ठीक है, तो ईज क्या आ गया, रनिंग को हेल्प करने के लिए आ गया सेंटेंस में। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग बना रहा है, बना रहा है ना। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है इसमें। अब देखो, तो इज यहाँ पे आके क्या कर रहा है कि इसको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो उसी तरह हेल्पिंग वर्ब हम लोग उसको बोलेंगे जो मेन वर्ब के साथ आके उसको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम इस तरह का मैंने क्यों बनाया है, एक मिनट। डायग्राम इस तरह का इसलिए क्यों है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो दो पार्ट में बटे हैं, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। हेल्पिंग वर्ब के दो सेक्शंस हैं, एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो ये है पूरा, जो तुम अपने बुक्स में भी पढ़ोगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और ये वाला जो हिस्सा है, एक मिनट, लगता है इसका इंक खत्म है, इंक नहीं सॉरी, बैटरी खत्म है, लेट मी चेक। अब सही चल रहा। ठीक है, तो दो सेक्शंस है, एक ये हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब इसका क्या मतलब हो गया कि क्यों दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, ऑब्वियसली हेल्प करना है मेन वर्ब को जाके, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब कहला रहे हैं। अब दो तरह के हेल्पिंग वर्ब, एक जो अपना फॉर्म मल्टीपल तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ काम आते हैं हेल्प करने में, और वो कभी दिखेंगे ही नहीं तुमको। मेन वर्ब आएगा तभी वो आएंगे, अदरवाइज वो कभी नहीं दिखेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल मतलब क्या होता है, एक आइडियल एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम हेल्प करना ही है मेन वर्ब को, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कुछ एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली, तीन तरह के ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अगर मेन वर्ब अगर मिसिंग है, मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है, तो वो खुद ही मेन वर्ब बन जाएंगे। मतलब वो दो काम कर रहे हैं, एक वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं अगर मेन वर्ब है सेंटेंस में तो, और अगर मेन वर्ब नहीं है तो वो खुद ही मेन वर्ब बन जाएंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तीन तरह के हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स जो प्राइमरी है। उसको याद रखना है कैसे, एक लाइन से, है, बी, डू, हैबी डू, स्कूबी डू याद है ना, स्कूबी डू से याद रखना हैबी डू। हैबी डू का मतलब क्या हुआ, HA, हैव। तो इसके कितने फॉर्म्स तुमको याद है, हैव या हैज सिंगुलर फॉर्म,
और इसका होता है क्या, हैड, पास्ट फॉर्म। उसके बाद आता है बी। बी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है हेल्पिंग वर्ब। बी में क्या आता है, बी, है ना, बी स्मार्ट, बी पेशेंट, बी हम लोग बोलते हैं ना। और इसमें क्या क्या आता है, इज, एम, आर। बी का और क्या क्या फॉर्म हो सकता है, बीइंग, बीन। ठीक है, तो ये बी के फॉर्म्स है। ये सब क्या करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब में भी यूज कर सकते हैं किसी वर्ब के साथ। जैसे बी, ही इज गेटिंग स्मार्ट। तो इज हो गया हेल्पिंग, बी का फॉर्म ही है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। गेटिंग क्या है, मेन वर्ब है, तो दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। लेकिन ही इज स्मार्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे इज के बाद और कोई वर्ब है ही नहीं। स्मार्ट तो एक एडजेक्टिव है, किसी को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, तो वही अब मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर रहा है, ही इज स्मार्ट जब मैं बोलता हूँ तो। ठीक है, और लास्ट जो हेल्पिंग वर्ब बच गया, डू। ठीक है, तो इसके कौन कौन से फॉर्म्स है, डू, डज, कैन, नहीं नहीं कैन नहीं है, डूइंग, डिड, डन, करेक्ट। अब देखो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, अब एक चीज नोटिस करना, कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, कैन, और उसका पास्ट क्या होता है, कुड, मे, इसका पास्ट क्या होता है, माइट, है ना, शैल, उसका पास्ट होता है शुड। सही है, ऐसे और भी हैं तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने एक चीज देखा कि शैल का एक ही पास्ट फॉर्म है, और एक ही फॉर्म है बेसिकली, वो है शुड। कैन का एक ही फॉर्म है, कुड। मे का एक ही फॉर्म है, माइट, मस्ट भी होता है बट वो स्पेशल सिचुएशन है। तो इनका क्या है, बस इतने ही फॉर्म्स है, लिमिटेड फॉर्म है। लेकिन ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने देखे थे, ये वाले, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, इनका भी देखो लक्षण कैसा है, इनका भी तरीका कैसा है, कि इनके भी मल्टीपल फॉर्म्स है। 5 फॉर्म्स, कुछ कुछ, 3 में से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में से 2 का 5 फॉर्म्स है, या फिर 5 से ज्यादा फॉर्म्स है, जस्ट लाइक मेन वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब का बहुत सारा कैरेक्टर्स जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर होता है। इसीलिए ये वेन डायग्राम जो है उसको डिपिक्ट करता है कि मेन वर्ब के बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है, जहां से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के पास भी होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको, मेन वर्ब के बहुत सारे प्रॉपर्टीज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के पास होते हैं, जैसे उनका फॉर्म भी है, 5 फॉर्म्स है। तो इसमें कुछ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है जिसका 5 फॉर्म से ज्यादा ही है। ठीक है, मतलब मल्टीपल तरीके से सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे यूज होता है, तो हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये रोल प्ले भी करते हैं, मेन वर्ब का भी कर लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी कर लेते हैं। तो इधर के भी प्रॉपर्टीज इसके पास है ना, और इधर के भी प्रॉपर्टीज इसके पास है। इसीलिए ये डायग्राम ऐसे करके बनाया हुआ है, जिसमें मिडिल में ओवरलैप हो रहा है दोनों प्रॉपर्टीज का, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। तो ये याद रहना चाहिए, जब हम लोग नियम को पढ़ने लगेंगे तब ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब लिख लेना। उसके बाद ये बता देता हूँ, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब्स, ये हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ये हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, क्लियर है। इनका 5 फॉर्म्स होता है मेन वर्ब का, V1, V2,
V3, V4, V5। अब देखो इस डायग्राम में और एक डिटेल में बताता हूं जो मिसिंग था अभी तक। वो क्या है, वो है यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सर्कल के मार्जिन पे है ना, मार्जिन मतलब पता है ना, कोने पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल हेल्पिंग, या फिर मार्जिनल वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल वर्ब्स। मार्जिनल वर्ब्स क्या होता है, मार्जिन पे है, और ये कनेक्ट क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब का मार्जिन पे है, और घुस कहाँ गया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये लाइन देख के लग रहा है करेक्ट, मेन वर्ब्स के मार्जिन पे और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। तो ऑब्वियसली इनमें प्रॉपर्टीज किसका है, मेन वर्ब का भी है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का भी है, क्योंकि यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स खत्म हो रहे थे, है ना, इस साइड मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स थे और यहाँ पे मेन वर्ब्स थे, तो इनमें दोनों का प्रॉपर्टी है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब का भी प्रॉपर्टी है उनके पास, और वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का भी प्रॉपर्टी है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे, मेन वर्ब्स का भी प्रॉपर्टी है, सॉरी, मेन वर्ब्स का भी प्रॉपर्टी है और हेल्पिंग वर्ब्स का भी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या फिर मार्जिनल वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब का भी प्रॉपर्टी है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का भी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रहा है, तो ये इनका तीन ही है, ठीक है, ज्यादा है नहीं। और टू, ये पूरा एक सिंगल है वर्ब। नीड और डेयर, तीन ही है मार्जिनल वर्ब्स, और टू, नीड और डेयर। जैसे आई नीड यू, तो ये नीड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब, लेकिन वर्ब में कौन सा है, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। आई नीड यू अगर मैं बोलूं ये, तो नीड क्या है, सही बात है, मेन वर्ब है। जैसे ये नहीं, आई से बताता हूँ, आई नीड यू, ये हो गया, ये हो गया मेन वर्ब। ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है। अब देखो, यू नीड नॉट गो देयर, इसमें मेन वर्ब खोज के बताओ, यू नीड नॉट गो देयर, मेन वर्ब खोज के बताओ। दीपांजलि, सिराज सर, बताइए। देयर, देयर क्या है, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है देयर, देयर देयर, ये सब क्या है। तो कौन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, नाउन या प्रोनाउन, है ना, तो नाउन तो ये है नहीं, प्रोनाउन है। हाँ, तो गो यहाँ पे मेन वर्ब है, ये सही बताया था किसी ने। नीड क्या कर रहा है,
किस तरह के हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है? दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। सिंपल है, बात समझ में आया ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सेंटेंस में देखा कि ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, अभी इस सेंटेंस में हमने देखा ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन ही वर्ब्स हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। और कौन कौन से हैं? ऑट टू, नीड, और तीसरा है डेयर। है ना? डेयर के साथ भी सेम कर सकते हैं, आई डेयर यू, यू डेयर नॉट गो देयर। ठीक है, सेम है इसका। ऑट टू, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ऐसे करके और भी एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बस तीन ही है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी तीन होते हैं। कोई कुछ बोल रहा था क्या? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स भी तीन होते हैं। ऑट टू তিনটেই আছে। ought to, হ্যাঁ ought to মানে ought to মানেই হচ্ছে should, এর মানে হচ্ছে ought to মানে হচ্ছে should, এক রকমের should এর মানেই হচ্ছে। এক মিনিট লিখে দিই আগে। বলো কি বলছো? হ্যাঁ ought to, OUGST, ঠিক আছে, কিন্তু এর মানে হচ্ছে শুড, কিন্তু একটু আলাদা টোন আছে শুড এর মধ্যেও। শুড মোরালি, ঠিক আছে, একটা মোরালিটি আছে এর সাথে। ঠিক আছে, ওই ভাবনাটা যখন মোরালিটি ভাবনাটা চলে আসে তখন আমরা বলি অট টু। ঠিক আছে, এইটাই, এই যতগুলো আমি বুঝিয়েছি এই জিনিসগুলোকেই এখন আমরা রুলস মাধ্যমে আবার বুঝবো। ঠিক আছে, পুরো বেসিক সামারি দিয়ে দিলাম এই চ্যাপ্টারের। এবার আমরা रूल्स से ढुकी। ठीक है, रीकैप करा देता हूँ। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके पीछे हम लोग आज गए हैं, वर्ब। वर्ब में दो काम होता है, एक्शन और सिचुएशन। और सेंटेंस में क्या वो काम करते हैं उसके बेसिस पे और दो तरीके से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स को भी दो तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो सिर्फ मॉडल है, एक तरह के सिर्फ हेल्प ही करेंगे और कुछ नहीं, या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो दोनों काम कर सकते हैं, मॉडल का भी काम कर सकते हैं और वर्ब का भी काम कर सकते हैं। तो वो हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स तीन होते हैं, हैव, डू, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने और एक खोजा, एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब जो मेन वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकते हैं और कौन सा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। तो वो भी तीन ही है, और टू, नीड और डेयर। ठीक है, तो ये हमने पूरा बेसिक समरी समझा है। अब हम लोग डिटेल में घुसते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा सबको, लेकिन फिर भी एक खुद का एक नोट्स बनाना है एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो नियम हम लोग हम लिखना शुरू करते हैं बेसिकली। वर्ब का मतलब होता है एक्शन और सिचुएशन। ठीक है, ये सब पता है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? कम बिफोर, इंक स्लो हो गया है, मतलब पूरा कंप्यूटर ही स्लो हो गया, लेट से काम कर रहा। कम्स बिफोर वर्ब
and helps it out in a sentence. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स का भी हमने डेफिनेशन लिखा। एक्शन या फिर जो सिचुएशन बताने वाले वर्ब्स होते हैं उसके आगे आके हेल्प करते हैं सेंटेंस में वर्ब को। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब्स। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं ये लिख लो, नोट डाउन कर लो। कैन, कुड, मे, माइट, और इसका माइट का और भी हाईएस्ट फॉर्म होता है मस्ट। शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू। ठीक है, ऑट टू भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और ऑट टू एक ऐसा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी है और साथ साथ और एक तरह का वर्ब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आना? ये सारे फॉर्म्स है, इतने ही हैं, इससे ज्यादा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है ही नहीं। ठीक है, मेन वर्ब्स की तरह नहीं है ये कि अनलिमिटेड आए जा रहे, कोई लिमिट ही नहीं है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ही लिमिटेड है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स तीन ही है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स तीन ही है। ठीक है, तो चिंता मुक्त रहना है, सिलेबस बहुत छोटा है, मेन वर्ब्स पहले से ही बचपन में याद होते हैं। ठीक है, उसको बस थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो वापस वो ब्रशअप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल था मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, या फिर मॉडल हेल्पिंग या ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, हेल्पिंग को हम लोग ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ऑक्सिलरी शब्द का मतलब क्या है? बहुत जगह पढ़ा होगा, ऑक्सिलरी आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी पार्ट्स। नहीं, एक्सेसरीज पार्ट्स नहीं, ऑक्सिलरी पार्ट, हेल्पिंग पार्ट्स। ऑक्सिलरी मतलब ही होता है जो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए या फिर हम लोग हेल्प के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्स केबल होता है ना, पहले लगता, अभी भी तो लगता है 3.5 mm का जैक जो लगता है ना हेडफोन में, उसको हम लोग कभी ऑक्स केबल भी बोलते हैं, जो एक साइड को दूसरे साइड से ज्वाइन करा देता है। गाड़ी में भी यूज करते हैं हम लोग, ऑक्स केबल बोलते हैं ना, लंबा सा होता है। सपोज फोन को तुमको कार के म्यूजिक के साथ ऐड करना है तो ऑक्स केबल बोलते हो। ठीक है, तो बस हेल्पिंग करने का ही मतलब सेंस है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेना कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं। कम्स, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ओनली, कैन बी ओनली यूज्ड टू हेल्प मेन verb and cannot become main verb itself, and cannot, ये स्लो हो गया लगता है कुछ, cannot become main verb itself। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब हो गए सिर्फ और सिर्फ मॉडल, मतलब आइडियल है वो है, मतलब और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हेल्प का काम कर सकता है, मेन वर्ब कभी नहीं बन सकता है। मेन वर्ब जैसा उसका स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, मतलब 5 फॉर्म्स होते हैं ना मेन वर्ब्स के, लेकिन इसका 2 ही फॉर्म होता है, प्रेजेंट पास्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, जैसे राकेश कैन स्विम इजिली। कैन क्या है? मॉडल है। स्विम क्या है? इजिली क्या है बताओ?
शाबाश। गलत। क्यों? हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो काम क्या करता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इजीली किसके बारे में बता रहा है? कि राकेश के बारे में बता रहा है? स्विम के बारे में बता रहा है ना? स्विम के बारे में बता रहा है कि इजीली स्विम कर सकता है, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए ये राखी सावंत है, ये एडवर्ब है। राकेश के बारे में बताता तब एडजेक्टिव कहलाता। अच्छा ये बताओ तो, कैन स्विम वेरी इजिली, वेरी क्या है? रुक जा, दीपांजलि तुम बताओ, क्या नो? किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है? नहीं, इजिली के बारे में बता रहा है ना वो। इजिली क्या था? एडवर्ब। ये तो इजिली, एक मिनट, एडवर्ब था। तो एडवर्ब के बारे में जो बताए वो क्या है? हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, राखी सावंत का काम क्या था? किसके किसके बारे में बताती थी? राखी सावंत हीरो के दोस्त के बारे में, हीरोइन के बारे में, और खुद के बारे में। बात समझ में आया? तो एडवर्ब के बारे में भी कौन बताएगा? खुद एडवर्ब ही बताएगा। तो इसीलिए अगर ये इजिली एडवर्ब है तो एडवर्ब के बारे में भी बता रहा है, तो वो दूसरा भी एडवर्ब ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, यू शुड स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। शुड क्या है? ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब, है ना? किस तरह का हेल्पिंग वर्ब? मॉडल, ठीक है। उसके बाद आता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसमें क्या होता है? यूज टू, डेयर और नीड, यही तीन है। कैन बी मॉडल हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। एज वेल एज मेन वर्ब, ठीक है। ये डेफिनेशन है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स का या फिर मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स का, है ना? एग्जाम्पल है यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि आई नीड यू। नीड क्या है यहाँ पे? आई नीड यू में नीड क्या है? कौन सा वर्ब है ये? मेन वर्ब है, सही पकड़ा। यू क्या है? यू क्या है? हाँ, प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है ना? ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। सही है, दोनों चीज सही है। यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, इसमें मेन वर्ब क्या है? कम। तो नीड क्या हो गया? मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट क्या हो गया? बताओ, नॉट क्या हो गया फिर? ऐसा थोड़ी बोला है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, एक ही मॉडल ला सकता है। ये भी नेगेशन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये नेगेशन है ना? नेगेशन क्या करता है? पूरा सेंस को उल्टा करता है ना? आर यू हैप्पी, इसके जगह मैं बोलूँ आर यू नॉट हैप्पी,
तो क्या कर रहा है, पूरा सेंटेंस को उल्टा कर देता है मीनिंग को, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेशन। ठीक है, ही इज यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यूज टू कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, है ना। हाँ, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो तीन ही तरह के है, बी डू, करेक्ट। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद शी डजंट डेयर टू कम होम लेट, क्योंकि स्लीपिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। ही यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। शी डजंट डेयर, डज नॉट डेयर टू कम, तो ये फिर से हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यू डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, इसमें डेयर क्या है? यू डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, इसमें डेयर क्या है? बताओ कोई। राकेश। देखो, अगर तुमको कभी कंफ्यूजन हो ना कि मेन वर्ब है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो एक बार मॉडल को हटा दो और उसके बाद देखो कि उसमें एक्शन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। जैसे मैं इसको डेयर नॉट को छुपा छुपा दूं, तो यू एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, तो इसमें वर्ब है क्या? है। तो इसीलिए मेन वर्ब एंटर है। डेयर नॉट क्या हो गया? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया ना कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हो गया हमारा मार्जिनल भी। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब में डीपली घुसते हैं। ठीक है। इसमें तीन रूल पता होना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स का। पहला रूल क्या है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। ठीक है, मॉडल ये रहा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड एज, ये कहाँ गया, कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। ठीक है, ये पहला रूल है। अब तुम बोलोगे कि इसका तो एक्सेप्शन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब था, कैन, सॉरी कैन नहीं, नीड, डेयर और टू, ये तो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे थे। तो इसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए उसको अलग कैटेगरी में डाला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए जा सकते एज मेन वर्ब, ये पहला रूल है। जैसे यहाँ पे कैन है, कैन को तुम कभी भी मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं करोगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम कोशिश करके देखो, कोई एक सेंटेंस बना सकते हो क्या कि जिसमें कैन मेन वर्ब है? मेंटली इमेजिन करके देखो कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसमें कैन को मेन वर्ब है। कोई ऐसा नहीं है। आई कैन डू दिस वर्क, ज्यादा से ज्यादा सोचोगे तो वो होगा, लेकिन कैन के बाद फिर डू लगाना पड़ेगा, है ना।
तो डू कौन सा है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो कैन कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता है, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब कभी भी नहीं हो सकते, ये हम लोग का फर्स्ट रूल। शुड के साथ भी वही सेम चीज है, शुड के साथ कोई भी हम लोग उसको मेन वर्ब में नहीं डाल सकते। सेकेंड रूल बताओ विवेक। नहीं, नहीं, गलत थोड़ा हो गया। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि कैन नेवर बी, नीचे, कैन नेवर बी यूज्ड एज मेन वर्ब के तौर पे नहीं, वो सपोर्ट करने मेन वर्ब को आ सकता है, ठीक है, वो मेन वर्ब को सपोर्ट करने आ सकता है क्योंकि वो तो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वो मेन वर्ब मिसिंग हो और वो रहे अकेले, ऐसा नहीं हो सकता। और वही मेन वर्ब हो जाए, वो ऐसा नहीं हो, कभी नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया पहला पहला रूल। सेकंड, कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के 5 फॉर्म नहीं होते, ठीक है। रोल कर लो, इसको यहीं पे थोड़ा देर और करके कंप्लीट करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब डोंट हैव, कर रहा है, डोंट हैव 5 फॉर्म्स बट हैव 1 पास्ट फॉर्म। याद रहेगा कि 5 फॉर्म्स उसके नहीं होते मेन वर्ब की तरह, लेकिन एक पास्ट फॉर्म होता है ना। डिस्कस किया हमने, कैन का कुड होता है, शैल का शुड होता है। ये एक नियम हो गया। और आखिरी नियम जिसके साथ हम लोग इस सेक्शन को खत्म करेंगे, 2 नंबर टा, एक मिनट। मॉडल हेल्पिंग वर्ब MHV माने হচ্ছে मॉडल हेल्पिंग वर्ब डोंट हैव 5 फॉर्म्स बट हैव 1 पास्ट फॉर्म, ঠিক আছে। লাস্ট রুল, এখানে আমরা আজকে ক্লাসটা শেষ করব, कि ought and used to is followed by infinitive, ठीक है। क्या है? जा, चला गया। लिख लो रूल 3। ought to, ought by used, এই দুটোর পর will be followed by infinitive, infinitive, infinitive মানে হচ্ছে 2 প্লাস V1, এই ফর্মের যে জিনিসগুলো হয় ওকে বলা হয় ইনফিনিটিভ। जैसे वी, वी ought to respect our parents,
ठीक है, तो ऑट के बाद हमेशा 2v1 का फॉर्म आएगा, 2 + v1, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। हमेशा अगर मॉडल के तौर पे यूज हो रहा है ऑट बा यूज्ड, तो उसके बाद हमेशा 2v1 का फॉर्म आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव क्या होता है वो हम लोग और डिटेल में डील करेंगे। बेसिकली एक तरह का नाउन है और वर्ब की तरह दिखता है। ठीक है, उसमें वर्ब का भी थोड़ा कैरेक्टर रहता है, तो वो हम लोग बाद में डील करेंगे, लेकिन बस इस रूल को लिख के रख लेना है। इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं। रूल 3 क्या है? ऑट एंड यूज्ड, ought and used will always be followed by infinitive। infinitive का मतलब क्या होता है? 2 + v1 के फॉर्म में जो चीज दिखता है ना, 2 + v1 के फॉर्म में इस तरह का, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। हमेशा उसके बाद इन्फिनेटिव ही आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ क्या लिया? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग और डिटेल में घुसेंगे। ठीक है, इतना तक ही रखते हैं आज के लिए। चलो, टेक केयर एवरीवन, और कोई डाउट होगा तो ग्रुप में डालना।